दोस्तों नमस्कार, बारामासा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अभी खीड़ा नाम की एक जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र यानी कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू यहाँ पे करना है पुष्पेश त्रिपाठी जी का। पुष्पेश त्रिपाठी जो हैं वो यूकेडी के लीडर हैं और विपिन चंद्र त्रिपाठी जो कि यूकेडी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं, उनके वो बेटे हैं और वो पिछली विधानसभा में का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन उससे पहले वो 7 सालों तक उत्तराखंड की विधानसभा का हिस्सा रहे हैं। एक बार वो विपिन त्रिपाठी जी की मृत्यु के बाद जब फिर उपचुनाव हुए उसके बाद 2 साल के लिए विधायक रहे। उसके बाद 5 साल के लिए जनता ने, इस इलाके की जनता ने उन्हें चुनकर दोबारा से विधानसभा में, उत्तराखंड विधानसभा में भेजा था। पुष्पेश त्रिपाठी से बात करने को लेकर बारामासा की व्यूअर्स ने लगातार हमें कमेंट्स किए थे कि हम यूकेडी के किसी इंपॉर्टेंट लीडर से बात करें। तो यूकेडी के चाहे वो काशी सिंह एरी हों, चाहे दिवाकर भट्ट हों या फिर पुष्पेश त्रिपाठी, तो आज हम द्वाराहाट में हैं और हम यूकेडी की यंग लीडर पुष्पेश त्रिपाठी से आपकी मुलाकात कराएंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा अनिश्चित हैं क्योंकि हमें त्रिपाठी जी से हमारी मुलाकात के लिए हमने हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, वो इसी इलाके में हमें कहीं मिलने वाले हैं, लेकिन हमें एक तो बारिश हो गई है, दूसरा नेटवर्क और कनेक्टिविटी का यहाँ इशू है, तो उनसे हमारी बातचीत अभी तक नहीं हो पा रही। हम अनिश्चित हैं, लेकिन हम उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए। बारिश लगातार तेज़ हो रही है और हमें उम्मीद है कि थोड़ी देर में बारिश थम जाएगी तो हम फिर उसके बाद आपकी मुलाकात करा पाएंगे। तो अभी हम फिर से बैठते हैं गाड़ी में और हम लोग अभी बढ़ेंगे इसी इलाके में की तरफ। ये खीड़ा नाम का जो गांव है, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मिल तो नहीं रहा, फ़ोन नहीं मिल पा रहा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम पुष्पेश त्रिपाठी का इंटरव्यू आपके लिए ज़रूर करेंगे। मेरे ख्याल से पुष्पेश त्रिपाठी इन्हीं की गाड़ी तो नहीं आ रही है। हमें पुष्पेश त्रिपाठी तो अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमें एक गाड़ी प्रचार वाहन जाते दिख रहा है जिसमें कुर्सी रखी हुई है ऊपर पे और कुर्सी उनका चुनाव चिन्ह है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुष्पेश त्रिपाठी अभी है कहाँ। नमस्कार। हम लोग असल में पुष्पेश त्रिपाठी जी को ही ढूंढ रहे हैं। उनका एक इंटरव्यू करना था तो उनका फोन नहीं मिल रहा। आप मुझे बता पाएंगे कि किस तरफ हो गए? वो इधर ही है, खेड़ा में ही है। खेड़ा में ही है ना? अभी खेड़ा में सभा होनी है वहाँ पर। अच्छा, सभा होनी है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसीलिए मैं आपको हॉर्न दे रहा था। वहाँ भी हम लोग यहाँ को जा रहे थे, आपकी गाड़ी देख के फिर मैंने वापस मुड़ी। अच्छा अच्छा, वही है ना? अच्छा, वहाँ मिल जाएंगे ना वो? फोन नहीं मिल रहा असल में उनसे। इंटरव्यू तो फिक्स है लेकिन फोन नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, वहाँ पे मिल जाएंगे अभी हमें। मिल के आ रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, गाँव में गए हैं। अच्छा, उनसे मिल के आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, और अच्छा हो रहा है हमारा यहाँ। चलिए बढ़िया है। हाँ, जीत रहे हैं इस बार बहुत अच्छे मतों से। अच्छा, जीतने वाले हैं। चलिए, बढ़त बनाएंगे। जितने कुल ये भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जो वोट मिलेगी, हाँ, उसका ठीक दुगना वोट हमको मिलने जा रहा है। अच्छा, चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं। तो हमें कुल मिला के ये अब श्योरिटी है कि वो खीड़ा में हमें मिल जाएंगे। वहाँ उनकी एक जनसभा है, ये हमें पता चला है। तो द्वाराहाट से अभी हम खीड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हमें उम्मीद है कि पुष्पेश जी से हमारी मुलाकात हो जाएगी। हमें इस बात का डाउट था कि कहीं वो इंटीरियर इलाकों में अगर निकल गए हों किसी इंटीरियर गाँव में तो उनसे मुलाकात करना फिर मुश्किल हो जाता। तो लेकिन बहरहाल अब हमें पता चला है कि उनकी एक जनसभा है, उसके आसपास ही हम उनसे मुलाकात करते हैं। और यहाँ पर यूकेडी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। मतलब हमने इससे पहले भी जिन लोगों से बातें की और रास्ते में भी कुछ लोगों से बातें कर रहे थे, तो इस सीट में यूकेडी जो कि एक तरह से उत्तराखंड में सिकुड़ चुकी पार्टी है पूरी तरह से, और जिसका एक दौर में अच्छा जनाधार उत्तराखंड में हुआ करता था। उत्तराखंड आंदोलन के पीछे जो सबसे बड़ी पार्टी एक तरह से राजनीतिक पार्टी थी वो यूकेडी ही थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह सिकुड़ चुकी है। लेकिन इस इलाके में घूमने पर ऐसा नहीं लगता। इस इलाके में अभी भी यूकेडी का जनाधार नज़र आता है। और ये विपिन चंद्र त्रिपाठी जो कि यूकेडी के फाउंडिंग मेंबर और एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं उत्तराखंड में, वो सिर्फ पॉलिटिकल लिहाज से ही नहीं है, एनवायरनमेंट के जो मूवमेंट्स रहे हैं उनसे भी जुड़े रहे हैं और उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड और उनकी सोसाइटी और उत्तराखंड में एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए माना जाता है। तो उनकी लीगेसी का क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र रहा है। वो यहाँ से ब्लॉक प्रमुख भी रहे और उसके बाद फिर वो यहाँ से विधायक भी बने। तो दोस्तों, हमें फाइनली यूकेडी की एक रैली यहाँ पर मिल गई है और खीड़ा से हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे। तो अभी हम यूकेडी की इस रैली में
इस पूरे इलाके में यूकेडी का इस तरह का जोश के साथ कुछ लोग जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखना ज़रा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हमें एक अलग तरह का जोश यूकेडी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। पुष्पेश त्रिपाठी इसी ग्रुप में कहीं हैं, हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। उनसे हमने बात ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तो हम आपकी बात कराते हैं अभी कुछ ही देर में पुष्पेश त्रिपाठी से। मजी छाई छ तुम बरकम में छाई छ जलई में छाई छ तुम असगोई में छाई छ सल न बशर छति न कहली सब जगह तुम छाई छ सब जगह रटना कुर्सी को बटना। तो दोस्तों हम लोग खेड़ा पहुंच गए हैं, जो कि द्वाराहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक गांव है, और यहाँ हमारी मुलाकात होनी तय थी ऑलरेडी पुष्पेश त्रिपाठी से, जो कि फॉर्मर एमएलए हैं इसी सीट से, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जो कि यूकेडी के एक युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं। यूकेडी बारामासा में जैसे कि लगातार हमें कमेंट्स आ रहे थे हम यूकेडी के लीडर से बातचीत करें, और खासकर पुष्पेश त्रिपाठी जो कि उसके युवा नेता हैं, और 2 बार वो विधायक रह चुके हैं उत्तराखंड विधानसभा में। तो हम उनसे बात करते हैं। पुष्पेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार पुष्पेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो हम काफ़ी देर से आपको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, लेकिन आपका फ़ोन नहीं मिल रहा था। हालांकि फाइनली हम लोगों की मुलाकात हो गई है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं एक अपने अनुभव से ही शेयर करता हूं कि जब हम बचपन में जब छोटे थे, तो जब हम चुनाव आते थे या चुनावों के इतर भी, यूकेडी के पोस्टर्स पूरे उत्तराखंड में हमें दिखाई देते थे। जगह जगह जो पिलर्स होते हैं रोड के किनारे, उसमें यूकेडी दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे वो सिकुड़ता गया है, और अब हमें जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी यूकेडी की पुराने समय से रही है, आपके पिताजी के समय से ही, विपिन त्रिपाठी जी के समय से। तो अब ऐसी जगहों पर ही हमें यूकेडी के उस तरह के जुलूस दिखते हैं, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ये यूकेडी का सिकुड़ना, जो कि उत्तराखंड के अगर आंदोलन में सबसे पावरफुल जो फोर्सेस थी उनमें से एक यूकेडी थी, यूकेडी का इस तरह से सिकुड़ते जाना पिछले 22 सालों में, इसकी वजह यूकेडी का शीर्ष जो आपकी टॉप लीडरशिप है, और क्योंकि आप एक युवा लीडर हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको, यूकेडी के सिकुड़ने को? देखिए, दोनों तरफ की बातें हैं। एक तो यूकेडी की लीडरशिप में तो कमियां मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से आज किसी राजनीतिक पार्टी को काम करना चाहिए सांगठनिक स्तर पर, और जो संसाधनों पर आधारित संगठन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है पिछले काफ़ी लंबे समय से, वो एक बड़ा कारण है। और दूसरा, यूथ को, चूँकि उस दौर में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में एक बड़ा इशू था कि अलग राज्य बनना है। उसमें अलग अलग तरीके से लोगों को आते आते समय भले ही लगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने 1979 से इसकी शुरुआत की थी, जब यूकेडी का गठन हुआ, और उसके बाद 94 का दौर आया, जब पूरे उत्तराखंड की जनता सड़कों पर थी। एक युवा जोश के साथ उस दौर का नौजवान उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ा, और एक लंबे संघर्ष के बाद एक ठहराव सा आया, जिसमें नई यूथ को उत्तराखंड क्रांति दल जोड़ नहीं पाया। बेसिकली जिस तरीके का आज राजनीतिक माहौल है, जिसमें संसाधनों का बहुत बड़ा रोल है, उस कमी के चलते बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, जिसमें यूकेडी भी कमज़ोर हुई, और यूकेडी के कमज़ोर होने से उत्तराखंड के जो नीतिगत मसले थे वो भी कमज़ोर हुए। अभी जैसा आपने खुद कहा कि आप मुझे ट्रेस करना चाह रहे थे 2-3 घंटा पहले से, इस इलाके में देखिए, राज्य बनने से पहले की अलग बात है, लेकिन इन 21 सालों में हमारे इस पूरे बड़े क्षेत्र में ये एक गांव नहीं है, ये पूरा एक कस्बा है। खीड़ा, खजुरानी, ये हमारी पूरा, जैसे वो मुनस्यारी के लिए कहते हैं ना, अध मुनस्यारपुर संसार, तो वैसा ही ये इस इलाके की बात है। ये खीड़ा क्षेत्र, खजुरानी क्षेत्र, ताल का क्षेत्र, और यहाँ पर आज भी शुरुआत के दौर में जब पहला चुनाव उत्तराखंड का हुआ, और उसमें
2 बार भाजपा की सरकार रही है अब तक की 4 विधानसभाओं में, और 2 बार कांग्रेस की। अंतर केवल इतना था कि द्वाराहाट सीट से यहाँ के लोगों ने स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी को विधायक बनाया था। उन्होंने एक रूपरेखा तय की थी कि कैसे हमने, जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं यहाँ बिजली भी नहीं थी। सबसे पहले अगले 1 महीने में विधायक बनने के बाद उन्होंने पूरे गाँव के हर एक व्यक्ति को सोलर लाइट्स दी। मैं ये फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। और उसके बाद फिर उनके निधन के बाद जब लोगों ने मुझे मौका दिया था तो हमने सबसे पहला काम बिजली, सड़क, ये जिस सड़क में हम खड़े हैं ये उस समय की है। और उसके बाद हमारी प्लानिंग थी कि हम इस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 10 वर्षों में फिर ये ठहराव सा है। यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल इसलिए भी मजबूत है क्योंकि जो पहला चुनाव हुआ राज्य बनने के तत्काल बाद लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल पर विश्वास जताया, भरोसा किया, और यूकेडी ने वो काम करके दिखाया। तो लोगों का जुड़ाव बना रहा, संगठन आगे बढ़ता रहा, यूथ जुड़ता रहा। अन्य जगहों पर ये नहीं हो पाया क्योंकि पहली विधानसभा में ही उत्तराखंड क्रांति दल को जो राज्य की लड़ाई के बाद, अलग राज्य बनने के बाद, नेतृत्व करने के बाद जो जन समर्थन मिलना चाहिए था यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों पर, वो समर्थन शुरुआत में नहीं मिल पाया। लेकिन आज परिस्थितियाँ अलग हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि एक तरह से वो जन समर्थन जिस तरह का आंदोलन के समय में मिला, वो उसके बाद जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी उतरी और खासकर इलेक्शंस जब हुए उत्तराखंड के, उसके बाद से वो विश्वास जनता ने आप पर नहीं दिखाया, यूकेडी पर नहीं दिखाया। अच्छा, ये आपकी लीडरशिप ने ये भी ट्रेस करने की कोशिश की होगी कि आखिर वो विश्वास क्यों नहीं दिखाया? आंदोलन के समय में तो वाकई में जो जनता जो पीछे खड़ी थी वो गायब कैसे हो गई? उसके कुछ मतलब आप लोगों ने सैद्धांतिक पक्ष की तरफ भी देखने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह रही कि यूकेडी के पीछे नहीं आए लोग? कोई बड़ा मसला नहीं था, केवल अंतर सिर्फ इतना है, हम लोग अच्छे एजुकेटेड रहे हैं, हमारे इलाके पिछड़े रहे हैं। असल में उत्तराखंड के लोगों ने कभी क्षेत्रीय मुद्दों पर बहुत गंभीरता से नहीं सोचा। राज्य बनने से पहले अगर यूकेडी के साथ, यूकेडी के नेतृत्व में लोग आंदोलन में आगे आए तो सबका एक मानना था कि अलग राज्य बनना है। और उसके बाद जो राज्य बनने के बाद क्या, उसके बाद ज़मीनों के सवाल थे, मूल निवास का सवाल था, हमारे दूरस्थ इन पहाड़ी इलाकों के डेवलप, जिसमें अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी चीज़ें आती हैं। उन सब जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, इवन ये जो रामगंगा के किनारे हम सब लोग खड़े हैं, रामगंगा नदी से लगता हुआ शहर है हमारा चौखुटिया। इस चौखुटिया के गाँव में तक पानी की योजनाएं नहीं बनी थी, लोग नहरों का पानी पीते थे। पहली बार 2002 में यूकेडी का विधायक बनने के बाद रामगंगा के नज़दीक के गाँवों में 6 बड़ी पंपिंग पेयजल योजनाएं बनाई गई। तो यही हालात लगभग पूरे उत्तराखंड के, ये जो छोटे इश्यूज़ हैं इस पर लोगों का उतना फोकस नहीं रहा जो हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं। और नेशनल इश्यूज़ पर फोकस होने की वजह से लोगों का समर्थन क्षेत्रीय दल को नहीं मिला। जबकि हमने इस बात को कई बार कहा, आज महाराष्ट्र जैसी जगहों पर, महाराष्ट्र जैसे राज्य में शिवसेना वहाँ का क्षेत्रीय दल है, वो सरकार बने या न बने वो एक अलग बात है, लेकिन उसके पक्ष में लोग खड़े हैं, लोग शिवसेना को मजबूत कर रहे हैं। आपका पश्चिम बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है। ममता बनर्जी को तमाम बड़े विरोध के बावजूद, तमाम नेशनल इश्यूज़ वहाँ पर उतारने के बावजूद लोगों ने ममता बनर्जी को मजबूत किया। इसी तरीके से दक्षिण भारतीय राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूती के साथ, इवन जो 2 स्टेट हमारे साथ बने थे उत्तराखंड के, वहाँ की क्षेत्रीय ताकतें बहुत मजबूत हैं। और क्षेत्रीय ताकतें मजबूत कैसे होंगी? इश्यूज़ तो हमारे क्षेत्रीय हैं ही हैं। कोई हम नेशनल इश्यूज़ पर बात नहीं कर रहे हैं, नेशनल इश्यूज़ पर हमारा कोई विरोध नहीं है किसी चीज़ पर, वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन इन इश्यूज़ के साथ जब तक, और ऐसा कभी नहीं रहा कि यूकेडी ने इन मुद्दों को उठाया नहीं हो या इनके लिए लड़ा ना हो, केवल आज अंतर ये आया है, लॉकडाउन के बाद जो बड़ी संख्या में नौजवान लौट करके 2 महीना जब वहाँ कमरों में बंद रहा महानगरों में और जेबें खाली हुई, नौकरी गई, तो वो अपने घर लौट करके आया। उसको पहली बार लगा कि मेरा घर हर तरीके से सुरक्षित है, मेरा गांव, मेरा घर, जिसमें खाद्य सुरक्षा भी है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा भी है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा भी है। तो उन चीज़ों को लेकर के आज वो पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम इन इशूज़ को, जिनको हम लगभग 21 साल बने हुए इस राज्य को हो गए और 21 सालों का संघर्ष रहा है राज्य बनने तक का, इस दौर के जो इश्यूज़ थे आज वो पहली बार यूथ उनको उठा रहा है। आज ऐसा नहीं है यूकेडी भले ही उसको समेट नहीं पा रही है क्योंकि सांगठनिक कमजोरियां रही हैं, एक लंबा संघर्ष करते करते होता भी है, एक पीढ़ी अवसान की ओर है, नए लोग बीच के पीरियड में जुड़ नहीं पाए, आज वो लोग जुड़ रहे हैं। आने वाला समय यूकेडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं कह सकता हूं, क्योंकि आज उन लोकल इश्यूज़ पर लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो अभी तक बात कही, आपने कहा कि हम लोग तो संघर्ष करते रहे, हम लोग पिछले 22 सालों तक हमारी लीडरशिप, हमारा कैडर ग्राउंड पर था, वो संघर्ष कर रहा था, जनता का विश्वास नहीं हुआ। एक तरह से आप
जनता पर आरोप लगा रहे हैं कि जनता ने समर्थन नहीं किया जबकि हम तो मौजूद थे। लेकिन इसमें क्या जो यूकेडी की लीडरशिप है, मैं अब यूकेडी की लीडरशिप पर सीधे सीधे मैं अगर आरोप लगाऊं तो जब यूकेडी की लीडरशिप को जनता के जिस भी हिस्से ने मौका दिया तो वो जब समर्थन देने मतलब सरकार बनने की बारी आई तो वो एक तरह से ऐसा इंप्रेशन आया, मैं जो प्रैक्टिकली आपने भी सुना होगा वो इंप्रेशन कि यूकेडी मलाई चाटने के लिए जब उसके समझ में आया कि पूरी सरकार तो हमसे नहीं बनेगी तो वो बीजेपी के साथ भी चली गई और वो कांग्रेस के साथ भी चली गई। तो ये लीडरशिप का जो एक तरह से कमिटमेंट से हटना था खुद के और वो सत्ता के करीब चले जाना था, तो क्या इसने वो सिचुएशन नहीं पैदा की कि जनता से आपका विश्वास उठता? देखिए, ये सिचुएशन आई थी 2007 में। मैंने बात की और मैंने जनता पर ब्लेम नहीं किया। हमने कहा कि लोकल इश्यूज़ को हम उन तक बेहतर तरीके से नहीं समझा पाए या वो नहीं समझ पाए, उसके चलते लोगों का जुड़ाव हमसे नहीं रहा। और जो ये सिचुएशन आई ये 2007 में आई, 2002 में ही समर्थन नहीं मिला, जबकि राज्य बनने के तत्काल बाद उत्तराखंड क्रांति दल को वो समर्थन मिलना चाहिए था। और जहाँ तक सत्ता में जाने का सवाल है या मलाई चाटने का सवाल है, ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को उस समय केवल 33 या 33 सीटें मिली थी और उन्होंने हमसे समर्थन मांगा, उन्होंने आग्रह किया। बाकायदा लिखित रूप से उनके आग्रह पर हमने 9 सूत्री एक एजेंडा रखा जिसमें इस पहाड़ के डेवलपमेंट के ही वो सवाल थे कि अगर आप इन इश्यूज़ पर काम करने को तैयार हैं तो हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जिसमें सबसे पहला सवाल था उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्पष्ट औद्योगिक नीति बनाना, और उन्होंने उसको माना भी। और उसी के बाद ये शुरुआत हुई पर्वतीय क्षेत्रों के लिए छोटी बड़ी लघु औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का एक पूरी योजना बनी। उसके अलावा राजधानी का मसला था जिस पर उन्होंने सिद्धांततः सहमत कहा लेकिन पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे। इसी तरीके से 9 बिंदु जिस पर रोज़गार के सवाल थे, 80% आरक्षण जो हमारे चाहे वो निजी सेक्टर हो, अन्य चीज़ों पर, इन चीज़ों पर हमने रखा था, तो उस पर भी उन्होंने उसको स्वीकार किया था। तो कुल मिलाकर के मैं कहना ही चाहता हूँ कि हमने सशर्त समर्थन दिया था, उसमें मलाई चाटने का सवाल ही नहीं होता। एक बड़ी सरकार में एक व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बनाया। अगर हमने सौदेबाजी करनी होती तो हम ये सौदा भी कर सकते थे कि 3 के 3 लोगों को मंत्री बना दीजिए, तब तो ये बात आती कि हमने जनता के मुद्दों पर नहीं, अपनी शर्तों, अपने हित के लिए दिया है, एक फॉर्मेलिटी के लिए एक व्यक्ति। और नहीं, उसके बाद जब इन पर काम नहीं हुआ तो उस समय हमारी पार्टी में आंतरिक मतभेद भी हुआ। उस समय मजबूरन तात्कालिक जो उस समय मंत्री जी थे, नेता विधानमंडल थे, उनको पार्टी ने बर्खास्त भी किया। जी, तो कहीं ना कहीं पर पार्टी ने अपना नुकसान किया, तो मलाई चाटने का तो सवाल ही नहीं होता। 2 विधायक उस समय हमारी पार्टी से अलग हो गए। ये एक बड़ी बात है। जनता के मुद्दों पर जब भाजपा को समर्थन देने के बाद भाजपा ने राजधानी पर काम नहीं किया, अन्य चीज़ों पर काम नहीं किया, तो हमने उनको हटाया। पार्टी अपनी जगह पर खड़ी रही और समर्थन वापस लिया। ये फैसला भी हमने लिया है। तो हाँ, लेकिन जैसे जो बीजेपी और कांग्रेस जैसे दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, यूकेडी हमेशा कहती रही है कि उनके पहाड़ के मुद्दे ही उनके समझ में नहीं आते, तो पहाड़ को अपने तरह का एक क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो जब आपकी सामने ऐसी स्थिति आई कि आप एक विपक्ष में भी जाकर एक मजबूत विपक्ष बन सकते थे, तो आपको जब ये आपका क्लेम है कि वो जब उन मुद्दों को समझ ही नहीं सकती राष्ट्रीय पार्टियां जिन पर आप लड़ रहे हैं, तो आपको कैसे उम्मीद थी कि वो पार्टियां वहाँ पर काम करेंगी, जैसे कि बाद में हुआ भी नहीं? देखिए, ये फर्स्ट टाइम था और ये एक तरीके से अगर हम लोग समर्थन नहीं देते तो आज ये ब्लेम लग रहा है कि हमने सत्ता की मलाई चाटी, और उस समय ये ब्लेम लग रहा होता कि हमने ये 2-3 जिताए भी और इन्होंने सरकार नहीं बनने दी। ये ब्लेम भी भाजपा ने ही लगाया जिसको समर्थन दिया। आज भाजपा या संघ के लोग इसको प्रचारित करते हैं और ये ब्लेम भी भाजपा बड़े स्तर पर लगाती। तो दोनों में से देखिए, जो राजनीतिक ये एक जिम्मेदारी थी, जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी और सरकार नहीं बनती वो भी अच्छा नहीं था, और हमने कम से कम जनता के सवालों को लेकर के वहाँ पर वो फैसला लिया था। और उसके बाद की परिस्थितियाँ हमारे सामने है, उन मुद्दों पर हम लड़े भी लगातार। उसी सरकार में जिसमें हमारा समर्थन था, जब दीक्षित आयोग की रिपोर्ट सदन में रखी गई तो मैंने उसे फाड़ा भी, उसका विरोध भी किया, और यही कारण है आज भी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो देहरादून को राजधानी घोषित कर दें, भले ही वो गैरसैंण को नहीं बनाना चाहते हों, ग्रीष्मकालीन की बात करते हों। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ पर, मूल निवास पर हम लोग पूरा लगातार लड़ते रहे हैं। उस पर मैं उस कमेटी में भी था और हमने बहुत कोशिशें की हैं। लेकिन देखिए, जब हम सारी चीज़ों को देखें, फैसला लेने लायक ताकत तो आपको चाहिए ही, चाहे वो जनता की ओर से हो, चाहे वो आपका मैंडेट के रूप में हो। तो दोनों चीज़ें हमारे पास उतनी मजबूती से नहीं थी।
लेकिन हम इन इश्यूज़ को लगातार उठा रहे हैं, ये अपनी जगह पर हैं और ये ख़त्म नहीं हुए हैं। अदरवाइज़ आज की तारीख में इन 21 वर्षों में राजधानी का मसला ख़त्म हो गया होता अगर उत्तराखंड क्रांति दल का रिप्रेजेंटेशन इतना भी नहीं होता। और हम इसी उम्मीद के साथ कि ये सारा माहौल बदलेगा, जो उत्तराखंड बनाने के मुख्य सवाल थे, जो गाँवों को, हमारे पहाड़ के गाँवों को ख़ास तौर पर विकास के केंद्र में रख करके उत्तराखंड में जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो हमारी बने या भाजपा कांग्रेस की हो, हम उनको इस लायक मजबूर करें कि वो गाँव के हिसाब से निर्णय ले सकें, फैसला ले सकें। ये कोशिश हमारी है। अच्छा, एक अब मेरा अगला सवाल ये है कि पिछले 22 सालों में उत्तराखंड जो फेस किया है, या उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों और पहाड़ी भूगोल का एक अलग तरह का भूगोल होने का मसला था, जिस वजह से एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहा था उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने, और उन्होंने कहा था कि हम लोग अपने हिसाब से, अपने पहाड़ के हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करेंगे। पिछले 22 सालों में हमने देखा है कि पहाड़ के सवाल पहाड़ से ही बने रहे हैं। पहाड़ में रोज़गार का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, या अगर थोड़ा सा और गहरे उतरेंगे तो हम लोगों के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास तो पहाड़ को लेकर, अगर वो इंडस्ट्रीज़ की बात आए तो उन्हें लगता है कि पहाड़ में इंडस्ट्रीज़ नहीं हो सकती। पहाड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता। जैसे अभी एम्स का जिक्र आया कि कुमाऊं में एम्स कहाँ बनेगा, तो किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया कि उसे बागेश्वर में भी बनाया जा सकता है या उसे पिथौरागढ़ जैसे इंटीरियर इलाके में भी बनाया जा सकता है। सीधे एक प्रैक्टिकलिटी की बात कहा गया कि यार ये तो या फिर किच्छा में बन सकता है या फिर रानी बाग या हमारे तराई के इलाके में ही बन सकता है। तो ये जो एक तरह से विज़न का जो एक तरह से दरिद्रता है विज़न की, जिसमें कि समझ ही नहीं आता कि जिसके पूरे आधार पर पूरे स्टेट की मांग हुई थी, और उसी पर फिर आज हम फिर वहीं से पहुंच गए हैं कि नहीं, मैदानी इलाकों में ही हो सकता है विकास उत्तराखंड का भी, पहाड़ पर नहीं हो सकता। तो ये जो मसला है कि हम लोग एक तरह से उत्तराखंड के सारे मसले वहीं बरकरार हैं और मुद्दे बरकरार हैं, तो क्यों नहीं यूकेडी जहाँ से उसने उत्तराखंड आंदोलन उठाया था वहाँ वो क्यों नहीं वापस जा पा रही है, और उसके पीछे लोग क्यों नहीं चल पा रहे? देखिए, ये जो आपने कहा कि विचारों का अभाव है और कोई डेवलपमेंट के लिए एक समझ चाहिए होती है। उत्तराखंड में जब IIM खुलना था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो हमने इत्तेफाक से, चारू तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, वो भी साथ में थे, और कपिल सिब्बल उस समय मानव संसाधन मंत्री थे, तो हमने एक ड्राफ्ट बनाया था। उस ड्राफ्ट में हमने, बहुत लंबा था, मैं उसको संक्षेप में कह रहा हूँ, उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज़ क्या है। ठीक है, बड़ी सीमेंट की इंडस्ट्री नहीं लग सकती और बड़े उद्योग नहीं लग सकते, लेकिन पानी हमारी इंडस्ट्री है, टूरिज़्म हमारी इंडस्ट्री है, हमारा फॉरेस्ट हमारी इंडस्ट्री है। इसका मैनेजमेंट करते हुए, इस पूरे हिमालय के को देखते हुए, पूरे पहाड़ को देखते हुए, एक नए किस्म का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या भारतीय प्रबंधन संस्थान पहाड़ में कहीं खोला जाए, जिसमें पिथौरागढ़ हमने प्रस्तावित किया था, जिसमें गैरसैंण हमने उसका नाम रखा था, जिसमें हमने चौखुटिया उसमें नाम दिया था। अगर इन सारी चीज़ों को समझ करके इस IIM को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कहीं भी स्थापित किया जाता है, और देश और दुनिया में ये अपने तरीके का एक अलग प्रबंधन संस्थान होगा, लोग इस पर शोध करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र इसमें जुटेंगे। लेकिन सरकारों की समझ में ये नहीं आता, वो बात आपकी सही है, लेकिन हमने वो प्रयास तो किया। उसके जवाब में, और न केवल प्रयास किया, बल्कि जो उत्तराखंड के जितने हमारे 70 विधायक हैं और उस समय जो मंत्री जी थे, उन सब लोगों को लिखा, हमारे 8 सांसदों को लिखा, तत्कालीन हमारे मानव संसाधन मंत्री जी को, सबके जवाब बहुत अच्छे आए, सारी चीज़ें ठीक थी, आपके सुझाव अच्छे हैं, बिल्कुल ये होना चाहिए। और हम सब लोगों ने पर्यटन प्रदेश का नारा घोषित किया है, हमने ऊर्जा प्रदेश का नारा इसको दिया है, हमने आयुष प्रदेश का दिया है। हमने कहा जो नारे आपने दिए थे, इसी के लिए, इन्हीं को धरातल पर उतारने के लिए ही इस बात को हम कह रहे हैं कि ऐसे संस्थान हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में खुलें, उन पर काम हो, पहाड़ की खेती पर काम हो, पहाड़ के जंगलों पर काम हो, और उसको टूरिज़्म इंडस्ट्री से कैसे हम जोड़ें, वो हमारा प्रबंधन संस्थान नए छात्रों को शिक्षा दे और उसको वो इम्प्लीमेंट करें, न केवल उत्तराखंड में बल्कि पहाड़ के क्षेत्रों में। तो ये समझ का अभाव तो है ही, और यही कारण है कि आज भी जो पुरानी परंपराएं रही हैं, जो राज्य बनाने का मकसद था कि लखनऊ और दिल्ली का जो डेवलपमेंट है उससे हट करके हमारे यहाँ के हिसाब से योजनाएं, नीतियाँ बने। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है, देहरादून राजधानी बनने के बाद जो लोग आज सरकारों में बैठे हैं, दिल्ली से जो सारी चीज़ें तय होती हैं, वो वही परंपराएं हैं, वही परिपाटी है। देहरादून तक, हल्द्वानी तक, हमारे उधम सिंह नगर तक, हरिद्वार तक ये सारा डेवलपमेंट केंद्रित है, और ये सच्चाई है। ये हमारी कमी हो सकती है कि हम राज्य बनने के बाद
उतने ताकतवर ढंग से, उतने प्रभावी ढंग से इन इश्यूज़ को नहीं उठा पाए, कल की आस में कि ठीक है आज ये सरकार काम नहीं कर पाई, हम लोग भी लगेंगे, हम सारे लोग मिल करके इसको करेंगे। सरकार में बैठे हुए लोग हमारे ही पहाड़ के हैं, हमारे उत्तराखंड के। पहले तो हम उत्तर प्रदेश के लोगों से लड़ते थे, पहले हम दिल्ली के लोगों से लड़ते थे, लेकिन आज दुर्भाग्य है। तो ये परिस्थितियाँ तो बनी हैं और मैं उसकी भी जिम्मेदारी समझता हूँ कि जो आपने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने लड़ाई तो लड़ी, प्रभावी ढंग से नहीं लड़ पाया, वो हमारी कमी है। और कोशिश करते हैं आने वाले समय में जो यूथ इस लॉकडाउन के बाद जो वापस लौटा और उसने पूरे उत्तराखंड के हालात का, अपने गांव का, चीज़ों को समझा है कि इन 21 वर्षों में आगे तो हम नहीं बढ़े बल्कि पीछे की ओर गए हैं, वो इन इश्यूज़ पर प्रभावी ढंग से अपनी बात रख रहा है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनको अपने साथ जोड़ सकें, हम उसको समेट सकें और एक सही रास्ते में, सही दिशा में, जिसमें उत्तराखंड को जो उत्तराखंड का भविष्य तय करता है उस दिशा की ओर बढ़ा सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कितना उसको कर पाते हैं ये आने वाले समय में देखना होगा। आप एक युवा नेता हैं, अपनी पार्टी के एक युवा चेहरे हैं। उत्तराखंड के युवा, और आम तौर पर हम एक परसेप्शन देखेंगे तो उत्तराखंड का युवा जो है ओवरऑल वो यूकेडी की तरफ नहीं देखता है, मतलब एक नई अपेक्षाओं के साथ जो कि उसने एक ज़माने में देखा था। तो इसको पार्टी कैसे एड्रेस करिए? क्या ये पार्टी के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि युवाओं के बगैर तो आप यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे? देखिए, बात बिल्कुल सही है। दो चीज़ें हैं, इश्यूज़, लोकल इश्यूज़ है ही हैं। उत्तराखंड के डेवलपमेंट में हमको कश्मीर के 370 पर बात करने के बजाय उत्तराखंड के 371 पर बात करनी पड़ेगी। उत्तराखंड के भू कानून पर बात करनी पड़ेगी, उत्तराखंड के भू प्रबंधन पर बात करनी पड़ेगी, मूल निवास 1950 पर बात हमको करनी पड़ेगी। और युवा को इसको समझना पड़ेगा कि अगर जो लोग इस बात को उठा रहे हैं, जो इसके लिए कमिटेड हैं, अगर वो लोग सही हैं, अगर उन लोगों के साथ हम नहीं जुड़ेंगे तो जो हालात हैं वही बन रहे हैं। ये दोनों बातें हैं। हमको प्रभावी ढंग से इसको, जो हमारे इश्यूज़ रहे हैं, राजधानी गैरसैंण का इशू हो, इन इश्यूज़ को हमको उठाना भी पड़ेगा और उठाने के साथ साथ लोगों की समझ में भी नेशनल इश्यूज़ से पहले इन मुद्दों को तवज्जो देनी पड़ेगी। तभी जाकर के चीज़ों का समाधान भी होगा, तभी जाकर के, ठीक है, सरकार हमारी बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन एक दबाव, यूकेडी के इन इश्यूज़ पर लोग जुड़े, युवा जुड़ता है तो कहीं ना कहीं पर वो दबाव, जिसकी भी सरकार बने, चाहे वो राष्ट्रीय दलों की बने या अन्य किसी की बने, उन पर भी दबाव बनता है। और हम भी अगर प्रभावी भूमिका में आते हैं, फैसला लेने की भूमिका में आते हैं, तो हमने भी जो कमिटमेंट किए हैं, जनता का दबाव हम पर भी होना चाहिए कि हाँ, हमने जो बात कही है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। अच्छा, ये अभी जो सिचुएशन है, अभी का जो सिनेरियो है, उसके लिए पार्टी के पास कोई स्ट्रेटजी है कि मतलब इन सारी चीज़ों को जब आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में नेशनल पार्टीज़ का ही वर्चस्व है और क्षेत्रीय पार्टी और इश्यूज़ की एक तरह से ज़रूरत होते हुए भी यहाँ पर ये ना इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, क्षेत्रीय इश्यूज़ हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में से गायब हैं आज। और दूसरा, जो क्षेत्रीय पार्टियों से उम्मीद से जो लोग देखते हैं उनके समझ में आता है कि यहाँ पर कोई विकल्प जैसा नहीं है। तो क्या पार्टी इस बात को समझ रही है और कोई स्ट्रेटेजी आप लोगों की है, मतलब कोई किसी एक्शन प्लान पे आप आगामी समय में काम करने वाले हो? देखिए, इस समय तो ये चुनाव का माहौल भी है और जो चुनाव में जो प्रबंधन हो सकता है उस तरीके की स्ट्रेटेजी इस समय, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स अगर वास्तव में देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड क्रांति दल कर रहा है। अदरवाइज यहाँ तो या तो मोदी पॉलिटिक्स चल रही है या सोनिया पॉलिटिक्स चलती है। और उसके अलावा अगर छोटे स्तर पर हम चले जाएं तो वो कार्यालय कम, मदिरालय ज़्यादा, मदिरालय पॉलिटिक्स इस समय उत्तराखंड में हावी है। ये और मैं कह रहा हूँ कि इस समय ये पहली बार है जब यूथ इन सब से किनारे होकर के एक उम्मीद के साथ उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ देख तो रहा है, लेकिन हमारी पहुंच अभी उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इससे पहले का जो कमज़ोरियां रही हैं वो उसका प्रभाव निश्चित रूप से इस इलेक्शन में भी पड़ रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इलेक्शन को किसी तरीके से पूरे उत्तराखंड में कवर करें। द्वाराहाट विधानसभा में तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर जो काम लगातार हम लोगों का रहा है, इसी तरीके से उत्तराखंड की हर विधानसभा में सांगठनिक स्तर पर काम करने के लिए आगे हम लोग कोशिश करते हैं। और जिस दिन पूरे उत्तराखंड के हमारे सभी विधानसभाओं में ये संगठन को आगे बढ़ाने में, यूथ को जोड़ने में हम लोग सफल होंगे, डेफिनेट सी बात है कि भाजपा, कांग्रेस या राष्ट्रीय दल अब कहीं नहीं टिकने वाले, क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन के बाद का दौर है इसने बहुत सारी परिस्थितियों को बदला है। इसने लोगों को ये दिखाया कि हमारा हेल्थ सिस्टम, जो उत्तराखंड का केवल 95 विकासखंड का हमारा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनका ब्लॉक मुख्यालय का एक अस्पताल तक हम 3-4 मुख्य चीज़ें उसमें नहीं जुटा पाई हैं 21 सालों की सरकारें। हमारी लैब ठीक नहीं है, हमारा अल्ट्रासाउंड काम नहीं कर रहा है, हमारा एक्सरे वहाँ पर काम नहीं कर रहा है, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, गायनेकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और जो
छोटी मोटी बीमारियां हैं उनके लिए, वो उसने बहुत बड़े स्तर पर, और आज सोशल मीडिया के दौर ने जो जिस तरीके से सारी खबरों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उसने एक स्तर का बदलाव किया है। उसके साथ साथ जो रोज़गार का मुख्य सवाल था, जैसा मैंने कहा कि लॉकडाउन में जो युवा लौट करके आया, जो जितना परेशान रहा है, उसको वो अपने आप में ये सोच करके आया था वापस नहीं जाएगा, वो वापस नहीं लौटेगा, और ये भी सोच के आया था कि यहाँ पर इन 21 सालों में शायद हमारी सरकारों ने कुछ भी ऐसा रोड मैप तैयार किया होगा जिसमें हम लोग यहाँ पर रह सकें, हम लोग रुक सकें, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल अखबारी विज्ञापन थे, करोड़ों के विज्ञापन थे, करोड़ों के होर्डिंग्स थे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, कोई भी योजनाओं के नाम, वो केवल विज्ञापनों तक सीमित थे, धरातल पर कुछ नहीं था, और वो आज लौट रहा है, वापस लौट रहा है, गुस्से के साथ लौटा है। और अब बार बार मुझे उस बात को कहना पड़ रहा है कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उनको अपने साथ जोड़ें, और बड़ी लड़ाई को भी और छोटी लड़ाई को भी, दोनों को उत्तराखंड के हमारे जो क्षेत्रीय इशू हैं, लोकल इश्यूज़ हैं, उन पर फोकस करके वो लोग तैयार हैं, हमें उनके पास पहुंचने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं अब आपसे, आपने थोड़ा सा जिक्र किया इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो कि आपकी विधानसभा क्षेत्र है आपका, यहाँ पर आपकी स्थिति, क्योंकि हम घूम रहे हैं इसी विधानसभा क्षेत्र में, तो हमने देखा कि यूकेडी, जैसे मैंने पहले अपनी भूमिका में भी कहा कि हमें और जगह नहीं लेकिन यूकेडी यहाँ पर दिखाई देती है। मैं जब ऐसे ही चल रहा था, मैं आप ही को ट्रेस करते हुए एक दुकान पर रुका था, तो मैंने वहाँ पूछा उन सज्जन से कि यहाँ पर कहाँ पर आपसे मुलाकात हो पाएगी, तो उन्होंने बताया वो यूकेडी के ही कार्यकर्ता थे। तो मैंने उनसे इन जनरल बात करनी चाहिए कि कैसी स्थिति आप लोगों की है, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि इस बार यूकेडी और आपकी लहर है इस इलाके में, लेकिन इस बार अगर वो कन्वर्ट नहीं हुई सीट में, तो फिर एक तरह से फिर आपका अवसान भी शुरू हो जाएगा। तो ये आपके कार्यकर्ता का कमेंट है आप ही पर कि अगर ये सीट इस बार आप नहीं निकालते, तो आपका एक तरह से वो उनका स्टेटमेंट था कि एक पॉलिटिकल अवसान शुरू हो जाएगा आपका। आप कैसे देख रहे हैं इस बात को? दोनों बातें हैं। अगर राष्ट्रीय दलों के तमाम संसाधनों के बावजूद लोग हों, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे आम जनता हो, वो इस बात को मान रही है कि यूकेडी की लहर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा तो 1 रुपया हम लोगों के पास है भी नहीं और खर्च भी नहीं किया है। इन परिस्थितियों में भी अगर लोग हमारे साथ खड़े हैं तो जाहिर सी बात है परिणाम अच्छे होंगे, और इत्तेफाक से 1% अगर परिणाम अच्छे नहीं भी होते तो अवसान किस बात का। लोग खड़े हैं, लोग इश्यूज़ पर खड़े हैं, लोग मुद्दों पर खड़े हैं, मुद्दों पर बात हो रही है, और मुद्दों के साथ जब हम किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो वो बहुत छोटी नहीं होती। वो एक दिन का पैसा दे करके या शराब पिला करके लोग हमारे साथ खड़े नहीं हैं। वो इतने दिनों के संघर्ष के बाद लॉकडाउन में जो तमाम सारे लोगों के बीच हमने बातचीत करी, युवाओं से बातचीत करी, वो ये उसका परिणाम है। तो इतनी जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि ये और तेज़ी के साथ और विस्फोटक होंगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय दलों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए, जो केवल राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो केवल शराब के नाम पर वोट ले रहे हैं, कि आप जनता के सवालों पर भी वोट मांगना शुरू कीजिए, नहीं तो जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी। किसी दिन अब जूते मारना शुरू करेगी जनता। ये स्थितियाँ बन रही हैं पूरे उत्तराखंड में। जब तक अगर वो कमिटमेंट नहीं करेंगे अस्पतालों को ठीक करने का, वो कमिटमेंट नहीं करेंगे गांव तक जो सड़कें छूटी हुई हैं उनको बनाने का, वो कमिटमेंट नहीं करेंगे, जो इन 21 वर्षों में जो हालात बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड के लोगों को दिए हैं, जो रोज़गार के नए अवसर यहाँ पैदा किए जा सकते थे, हमारी खेती, हमारे उद्यानों को ठीक करने की बात थी, हमारी खेती को ठीक करने की बात थी, छोटे मझोले उद्योग जो उत्तराखंड के प्राकृतिक हमारे स्थानीय संसाधनों पर आधारित हों, लोगों को उससे नहीं जोड़ेंगे, तो ये वास्तविकता है। लोगों में बहुत गुस्सा है, वो उनको भगाएंगे। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम जनता के साथ खड़े हैं, लोग हमारे साथ आगे भी खड़े रहेंगे, लेकिन मैं तो उनको चेताना चाह रहा हूं कि अब जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़िए, शराब और पैसे पर नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल थोड़ा सा फिर से एक कड़ाही सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से हमें दिख रहा है कि यूकेडी सिकुड़ती गई है, और अगर आपने जितनी संभावनाएं उसमें देखी हैं, अगर उस तरह से उसका दोबारा से उभार नहीं होता है और वो और सिकुड़ती जाती है, तो क्या पुष्पेश त्रिपाठी खुद के एक पॉलिटिकल करियर के लिए क्या किसी दूसरी पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं? ये मैं एक सवाल ही पैदा नहीं होता। यूकेडी का न तो अवसान होने वाला है। बहुत इस चुनाव में भी बहुत चर्चाएं हुई, परिचर्चाएं हुई कि पुष्पेश त्रिपाठी भाजपा से चुनाव लड़ सकता है या कहीं से लड़ सकता है, भाजपा में जा रहा है। भाजपा के लोगों ने फैलाया। असल में लोग नहीं हैं उनके पास, समझ वाले लोग कम हैं। वो ठीक है, पिछले चुनाव में जो एक दौर आया कि चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए, बाहुबली चाहिए, उसने राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया, क्षेत्रीय उत्तराखंड की राजनीति को भी प्रभावित किया। नीतिगत मसलों पर हम लोग करियर के हिसाब से अगर चुनना होता तो शायद हम लोग यहाँ होते ही नहीं।
ये तो करियर का सवाल, ये तो जनता के मुद्दों का सवाल है, इस उत्तराखंड के इन पूरे गांव देहात का सवाल है। इन मुद्दों को लेकर के हम लड़ रहे हैं। वो चुनाव में हार जीत तो ये एक दिन 6 दिन के बाद फैसला हो जाएगा, उसके बाद कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं आने जाने का। इसी को फिर से मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाएंगे, खड़ा करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए त्रिपाठी जी, आपने बहुत हमारा इतनी बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने बातचीत की यूकेडी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर के साथ, पुष्पेश त्रिपाठी के साथ। और क्योंकि बारामासा लगातार बारामासा के व्यूअर्स हमें कमेंट कर रहे थे कि हम पुष्पेश जी से आपकी बात कराएं, तो फाइनली हम एक लंबा रूट हमने तय किया और पुष्पेश जी के साथ हमने एक इंटरव्यू किया है। तो ये बातें जो हमने की हैं, अगर कुछ छूट गई हों तो हम फिर सिलसिलेवार तरीके से, पुष्पेश जी ने हमें एश्योर किया है कि वो आगे भी जनता के मुद्दों पर साथ रहेंगे, तो हम उनसे फिर से इंटरव्यूज़ करेंगे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बातचीत थी और यूकेडी का पर्सपेक्टिव, जो उत्तराखंड में एक सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश थी। तो बारामासा की चुनावी यात्रा का सिलसिला जारी है और हम आपको और भी लोगों से मुलाकात कराएंगे और भी कुछ रिपोर्ट्स से मुलाकात कराएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बारामासा के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आप फॉलो कीजिए। हम आपके लिए उत्तराखंड से कई तरह की खबरें, मुद्दे और चर्चाएं सामने लाते रहेंगे। शुक्रिया।